आइए जानते हैं डिफ्रैक्शन क्या होता है। डिफ्रैक्शन एक्चुअली में क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट बीम होता है। ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि अगर किसी ऑब्स्टेकल से होके कोई लाइट बीम जाती है तो होता क्या है, यूजुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्क्रीन पे कि इतना ही रीजन हमारा इल्यूमिनेट होगा, हमने इतना ही रीजन इल्यूमिनेट होगा, यही हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि यहाँ पे लाइट जो है जैसे ही इसके कॉर्नर से होके जाती है, ठीक है, जब भी किसी स्लिट से होके लाइट जाती है तो उसके शैडो रीजन में भी लाइट पहुंच जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी लाइट बीम किसी स्लिट से या अपर्चर से होके जाती है या किसी एज से होके जाती है, वो कॉर्नर्स पे क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है। इस बेंड होने के वजह से लाइट जो है शैडो रीजन में भी पहुंच जाता है। इस तरह से जो लाइट का डिफ्रैक्ट होना, बेंड होना, यही कहलाता है आपका डिफ्रैक्शन। अब फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कि अगर कोई रूम हो, कोई अपना घर का ही कमरा है, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, एक छोटा सा रोशनदान अगर खोलते हैं तो यहाँ से जो भी लाइट जाती है तो पूरे कमरे में क्या हो जाती है, फैल जाती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जैसे यहाँ से लाइट गई तो लाइट ऐसा नहीं केवल स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रही, बल्कि ये लार्जर एंगल पे इसके रेस मुड़ जाते हैं। इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन मिलते हैं, जो आगे और भी क्लियर होगा। आइए सबसे पहले सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि स्लिट क्या होता है। स्लिट में क्या होता है, मान लीजिए कोई एक प्लेट है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई प्लेट है, इसमें एक ओपन पोर्शन अगर कर दिया जाता है, इस प्लेट में अगर हम ओपन कर देते हैं इस तरह से कि इसकी जो ओपन पोर्शन है उसकी लेंथ क्या हो, यल हो, और उसकी विड्थ कितनी हो, बी हो, तो इस तरह का जो एक ऑप्टिकल एलिमेंट बन के तैयार होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं स्लिट। स्लिट में क्या होता है, जो लेंथ होता है स्लिट का, उसकी विड्थ से काफी बड़ा होता है, मतलब लेंथ इज वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू वी। अब सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन क्या होता है, होता क्या है कि अगर ये स्लिट है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ओपन पोर्शन है और उसके चारों तरफ जो है ऑपेक पोर्शन है, जिसकी लेंथ मान लीजिए यल है, बी उसकी विड्थ है। होता है क्या, जब इस पे कोई प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होती है, ठीक है, वेव फ्रंट इंसिडेंट होती है, तो लाइट जब इससे होके पास करती है तो क्या होता है कि उसका डिफ्रैक्शन होता है। तो डिफ्रैक्शन होता है क्या, एक्चुअल में हम क्या एक्सपेक्ट करते थे कि ये स्लिट है, इससे लाइट पास कर रही, तो स्क्रीन पे भी हम एक्सपेक्ट करते थे कि कुछ इस तरह का ही पैटर्न हमें मिलेगा, स्लिट जैसा ही पैटर्न मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें कुछ यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, मान लीजिए अगर कोई हीलियम यान लेजर अगर स्लिट से होकर पास करती है तो हम देखते हैं कुछ इस तरह का पैटर्न मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न। यहाँ पे हम देखते हैं एक सेंटर पे हाई इंटेंसिटी मिलती है, ठीक है, सेंटर पे हाई इंटेंसिटी मिलती है, उसके बाद डार्क रीजन मिलता है, फिर उसके बाद जो है सेकेंडरी मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, इस तरह के मिलते हैं। तो इस तरह का जो पैटर्न मिलता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सिंगल स्लिट, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। तो जिंगल डिफ्लेक्शन पैटर्न में हम क्या देखते हैं कि सेंटर पे जो होता है, स्लिट के सेंटर पे, तो वो जो सेंट्रल मैक्सिमम होता है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद क्या मिलता है आपको, डार्क रीजन मिलता है। डार्क रीजन के बाद फिर आपको मैक्सिमम मिलता है, फिर उसके बाद मिनिमम मिलता है, फिर आपको मैक्सिमम मिलता है, फिर मिनिमम मिलता है। लेकिन जो सेंट्रल मैक्सिमम की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, और उसके बाद के जो हायर ऑर्डर के जो मैक्सिमम्स होते हैं उनकी इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज करती हुई मिलती है। मतलब सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमम की, उसके बाद सेकेंडरी मैक्सिमम की इंटेंसिटी जो होती है वो पहले की तुलना में कम होती जाती है, ठीक है। तो इस तरह का जो पैटर्न मिलता है, ऐसा क्यों मिलता है, इसी को हम लोग को डिस्कस करना है। तो इस तरह से क्लियर है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन क्या होता है, कि जब कोई प्लेन वेव फ्रंट स्लिट पे इंसिडेंट होती है तो स्क्रीन पे हमें एक डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है, मतलब हमें शैडो रीजन में भी लाइट क्या होती है वहां पहुंचती है, उसमें कुछ इस तरह का पैटर्न मिलता है कि सेंटर पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, उसके बाद डार्क रीजन मिलता है, उसके बाद सेकेंडरी मैक्सिमम मिलता है, फिर उसके बाद सेकेंड मिनिमम मिलता है, फिर आपका जो मैक्सिमम मिलता है, फिर मिनिमम मिलता है, ऐसा दोनों साइड में आपको मिलता है, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमम के दोनों साइड में इस तरह का पैटर्न आपको मिलता है। इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। अब हमारा जो एम है,
हमें क्या करना है, हमारा जो पर्पस है वो ये फाइंड आउट करना है कि इस तरह का पैटर्न इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों मिलता है कि सेंटर पे सबसे ज़्यादा मैक्स इंटेंसिटी मिलती है, और जैसे जैसे हम लार्जर एंगल पे जाते हैं, ठीक है, जैसे स्क्रीन के सेंटर से जैसे दूर जाते हैं, हमें जो सेकेंडरी मैक्सिमम होती है उसकी इंटेंसिटी क्यों डिक्रीज करने लगती है, ठीक है। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली एनालाइज करेंगे कि क्यों इस तरह का पैटर्न आता है, ठीक है। ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की थियरी को समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए जो हमारा स्लिट है, ठीक है, जो स्लिट है वो स्लिट की विड्थ कितनी थी, बी थी, लेंथ मान लीजिए एल था, तो हमने भी एज्यूम किया था कि लेंथ इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू विड्थ। अब सपोज कर लीजिए कि इस स्लिट पे क्या हो रहा है, एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है, ये आपकी स्लिट विद है, ठीक है, ये आपका जो दिखाया गया है ये क्या है, आपकी स्लिट की विद है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, आपका स्लिट विद है, ठीक है, बी। अब इस पे जब कोई प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल हम लोग ये वेव थ्योरी जो हाइगन्स ने वेव थ्योरी दी उसके अकॉर्डिंग हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि इस वेव फ्रंट का जो वेव फ्रंट स्लिट पे इंसिडेंट हो रही है उस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा, और उस सेकेंडरी सोर्स से सेकेंडरी वेव्स जनरेट होंगी जो कि सारे डायरेक्शन में तो प्रोपेगेट करेंगी, सारे डायरेक्शन में वो ओरिजिनेट होंगी। अब सपोज कर लीजिए ये वेव फ्रंट इस पे इंसिडेंट हो गया, तो हमने मान लिया कि उसका हर एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरफ बिहेव कर लिया करता है, तो मान लिया कि हमने कौन कौन से पॉइंट्स हैं, A1 A2 A3, ये सब क्या है आपके एन, ये क्या है, मान लिया कि हमने एन नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज हैं किस पे, इस वेव फ्रंट पे। अब इस वेव फ्रंट पे एन नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज हमने ऐसे एज्यूम कर लिया, अब दो पॉइंट के बीच में हमने मान लिया सेपरेशन कितना है, डेल्टा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, दो पॉइंट्स के बीच में सेपरेशन कितना है, डेल्टा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बी इक्वल टू हो जाएगा एन माइनस वन डेल्टा। क्यों, जैसे मान लीजिएगा तीन पॉइंट होता ए वन ए टू और ए थ्री, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बीच में सेपरेशन कितना है, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स के बीच में सेपरेशन डेल्टा हमने एज्यूम किया है, दूसरे और तीसरे के बीच में भी क्या होता, डेल्टा होता। तो इस तरह से तीन तीन पॉइंट हैं और उनके बीच में सेपरेशन कितना है, टू डेल्टा, तो स्लिट विड्थ जो होगी वो कितने के बराबर होगी, बी इक्वल टू हो जाएगी टू टू डेल्टा, ठीक है, टू डेल्टा, पॉइंट कितने हैं, तीन है, तो हम लोग लिख सकते हैं थ्री माइनस वन डेल्टा। तो तीन पॉइंट हैं तो हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है बी इक्वल टू थ्री माइनस वन डेल्टा। अब n नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज अगर हम एज्यूम करते हैं तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, n माइनस वन डेल्टा, ठीक है। ये तो रिलेशन हो गया कि जो हमने वर्चुअल पॉइंट्स कंसीडर किए हैं a1 a2 a3 an, ठीक है, तो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स के बीच में जो सेपरेशन है वो कितना है, डेल्टा है, ठीक है, और कितना है, डेल्टा है। और जो स्लिट विड्थ और डेल्टा में जो रिलेशन आ रहा है बी इक्वल टू एन माइनस वन डेल्टा। एक्चुअली हमारा जो अप्रोच है वो ये है कि शुरू में हम मानेंगे कि देयर आर एन नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज, लेकिन लास्ट में हम क्या अज्यूम करेंगे कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए हमको फाइनाइट वैल्यू चाहिए, इसलिए हम इनिशियली यही कंसीडर कर रहे हैं कि देयर आर एन नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेस, ठीक है। लास्ट में हम जब लिमिट लेंगे तो वहां पे एज्यूम करेंगे n टेंड्स टू इंफिनिटी, तब हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही कि हमने एज्यूम किया कि प्लेन वेव फ्रंट इस पे इंसिडेंट हो रही है और इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, उस सेकेंडरी सोर्स से हर एक डायरेक्शन में वेव्स जनरेट हो रही हैं। अब जो है जो वेव्स, ठीक है, A1 से हर डायरेक्शन में होगी, तो A1 से मान लीजिए A1 A2 A3 से हर एक डायरेक्शन में वेव्स जनरेट होंगी, तो मान लीजिए A1 से जो रेज जीरो एंगल बनाते हुए ओरिजिनेट हो रही है, मतलब थीटा इक्वल टू जीरो, तो क्या करेंगे, A2 से थीटा इक्वल टू जीरो, A3 से थीटा इक्वल टू जीरो एंगल बनाते हुए जो ओरिजिनेट हो रही हैं, और AN से जो थीटा इक्वल टू जीरो एंगल बनाते हुए ओरिजिनेट हो रही हैं, वो सारी रेस कहाँ है, पैरेलल हैं। जब इस लेंस से पास करेंगे तो क्या करेगा लेंस, उसे उसके फोकल प्लेन में कन्वर्ज करेगा। तो मान लीजिए उन सारे पॉइंट्स को ये सेंटर में कन्वर्ज किया, जो थीटा इक्वल टू जीरो पे वो रेज जा रही हैं वो कहाँ मिल गई, P0 पे कन्वर्ज हो गई, ठीक है, ये होगा। दूसरा चीज ये है कि जो रेज
थीटा एंगल पे ओरिजिनेट हो रही हैं, जैसे ये वाली A1 B1, ठीक है, ये थीटा एंगल पे ओरिजिनेट हो रही हैं। A2 से जो रेज थीटा एंगल पे ओरिजिनेट हो रही है वो क्या हो जाएगी, A2B2। जो A3 से थीटा एंगल पे ओरिजिनेट हो रही है वो क्या हो जाएगी, A3B3, ठीक है। और जो AN से थीटा एंगल पे ओरिजिनेट हो रही है वो क्या हो जाएगा, AN और BN। अब A1B1, A2B2, A3B3, AN BN, ये सारी जो रेज ओरिजिनेट हो रही है थीटा एंगल में एक दूसरे से क्या है, पैरेलल। तब ये पैरेलल रेज जब लेंस से होके जाएंगी तो क्या करेगा लेंस, उनको किसी एक पॉइंट P पे कन्वर्ज करेगा। तो मान लीजिए ए इस पॉइंट P पे कन्वर्ज हुई, ठीक है, ये इस पॉइंट P पे कन्वर्ज हुई। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो पैरेलल रेज हैं, मतलब डिफरेंट एंगल पे जो रेज ओरिजिनेट हो रही हैं वो किसी एक पॉइंट P पे मैच कर रही है। ये आपका स्क्रीन है, स्क्रीन पे कहीं मीट कर रही हैं। तो हमें ये देखना है कि इस स्क्रीन पे जो इस तरह का पैटर्न आता है वो क्यों आता है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कि स्क्रीन के किसी एक पॉइंट P पे क्या इंटेंसिटी कितनी है। और हमें चूंकि पता है इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड पे मतलब लाइट क्या है आपका, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है और दूसरा एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है, ठीक है। तो लाइट क्या है, ट्रांसवर्स वेव है, उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है। तो यूजुअली जो हम एक्सप्रेस करते हैं वेव को कैसे करते हैं, E=E0 cos kz माइनस ओमेगा टी, इस तरह के इक्वेशन से एक्सप्रेस करते हैं। अब सपोज कर लीजिए कि हम ये जो हमारा स्क्रीन रखा हुआ है कहाँ पे रखा हुआ है, Z=0 प्लेन में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं E=E0 cos ओमेगा टी, ऐसे लिख सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो तो ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसा होगा, ठीक है। तो अगर हमें इस पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, E की वैल्यू पता हो क्या रहा है, एक रेज A1 से जो निकली वहां पे उसने इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, कितना, मान लीजिए वो आपका किया E1, ठीक है, इसने किया E1। दूसरे वाले ने क्या किया, E2। तीसरे वाले ने क्या किया, E3। चौथे वाले ने क्या किया, E4। और ठीक है, और nth वाले ने क्या किया, En। तो इस तरह से देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पॉइंट P पे रीच कर रही है तो पॉइंट पे P पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्बेंस वो क्रिएट करेंगी, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट P, वो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्बेंस एट पॉइंट P कितना होगा, वो होगा इनका अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरपोजिशन, वो इनका वेक्टर सम होगा। इसलिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P will be written as E is equal to E1 plus E2 plus E3 plus E4 plus dash 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 En, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब हमें E1 निकालना है, तो E1 कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर हम E निकल गया तो हमारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पता चल जाएगा, उसी को हमें निकालना है। बट उसके लिए हमें क्या चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट P कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब नेट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इंडिविजुअल वेव्स आ रही हैं उसके वजह से जो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उनका हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट E इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो जो सेकेंडरी सोर्सेज से लाइट ओरिजिनेट हो रही है जैसे E1, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे क्या होगा, इसलिए क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस En। अब सपोज कर लीजिए कि A1 से जो रेज यहाँ निकल रही है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, A, ऐसे लिख सकते हैं। A मान लीजिए उसका इनिशियल एम्पलीट्यूड है, ये क्या है आपका इनिशियल एम्पलीट्यूड है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं A cos ओमेगा टी, कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। E2 से जो रेज मतलब जो A2 से जो रेज निकल रही है, ये तो क्या था A1 से जो रेज निकली थीटा एंगल पे, ठीक है, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E1 इक्वल टू A cos ओमेगा टी। जो A2 से A2 से जो रेज निकल रही है थीटा एंगल पे उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। एक्चुअल में ये रेज क्या है, हमने माना है ना ये सारे वेव्स जो है एक दूसरे से डेल्टा A1 A2 A3 सारे पॉइंट्स क्या हैं, डेल्टा सेपरेटेड है, मतलब डेल्टा डिस्टेंस से सेपरेटेड है, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स के बीच में सेपरेशन डेल्टा है। तो दो पॉइंट्स के बीच में सेपरेशन डेल्टा है, तो A1 से जो रेज निकल रही है, जो A2 से रेज निकल रही है, A1 B1 और A2 B2 पैरेलल है। लेकिन जैसे आपका क्या पॉइंट है, A1 है मान लीजिए, ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, A2 है। तो ये अगर थीटा एंगल पे जा रही हैं तो ऐसे बना ड्रॉ कर सकते हैं, ये क्या हो गया आपका A1
B1, ये क्या हो गया आपका A2 B2 हो गया। ठीक, तो ये थीटा एंगल पे ओरिजिनेट हो रही है। अब हम देख रहे हैं कि अगर दोनों रेज क्या है, पैरेलल है, लेकिन दोनों रेज A1 से जो रेज निकल रही है, जो A2 से रेज निकल रही है, स्क्रीन के पॉइंट P पे जब पहुंच रही है तो दोनों सेम पाथ नहीं ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, जो दूसरा वाला रेज है उसको ज्यादा पाथ ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो दोनों के बीच में कितने का पाथ डिफरेंस है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, आप एक नॉर्मल ड्रा कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए A2 डैश, जैसे है ना, यहाँ से एक नॉर्मल हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया A2 डैश। अब क्या है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अब यहाँ से आगे क्या है, रेज पैरेलल है। मतलब पैरेलल होने का मतलब क्या है कि वो जब स्क्रीन पे मीट करती हैं तो यहाँ से आगे वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि A2 से जो रेज निकली वो कितना एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल करनी पड़ रही है इसके, मतलब A2 डैश के आगे तो सेम है, बट A2 डैश से पहले एक्स्ट्रा पार्ट उसको ट्रेवल करना पड़ रहा है ना। वो क्या हो जाएगा, कितना का पार्ट डिफरेंस आ रहा है, वो आ रहा है पार्ट डिफरेंस आपका A2 डैश। ठीक है, A2 डैश क्या आ रहा है आपका, पार्ट डिफरेंस। अब आपको ये पता है ये कितना है, डेल्टा है। A1 और A2 के बीच में सेपरेशन कितना है, डेल्टा है। ये एंगल कितनी है, थीटा है। ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी, 90 माइनस थीटा। तो ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी, थीटा। इस तरह से A2 डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब A2 डैश की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा साइन थीटा। ये हो गया आपका क्या, ये है आपका पार्ट डिफरेंस। और हमें पता है कि जो पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन होता है, फेज डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा पार्ट डिफरेंस। ठीक है, तो फेज डिफरेंस मान लीजिए क्या है, फाई है, मतलब दो कंजुगेटिंग पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस फाई है। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस है, दैट इज डेल्टा साइन थीटा। ये हो गया आपका फेज डिफरेंस किसके बीच में, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स के बीच में से A1 और A2 के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, फाई। इसी तरह A2 और A3 के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, फाई। A3 और A4 के बीच में कितना होगा फेज डिफरेंस, फाई। इस तरह से अगर हमें फेज डिफरेंस पता चल गया तो अब हम आगे के जो E1 E2 की वैल्यू हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, जैसे E1 के लिए हमने एज्यूम कर लिया कि उसका इनिशियल फेज क्या है, जीरो है, तो इसको लिख सकते हैं E1 इक्वल टू ए cos ओमेगा टी। जो दूसरी वेव जनरेट हो रही है E2 से, वो A1 के कंपैरिजन में क्या है, डिलेड है। ठीक है, तो वो लैग कर रही है, कितने लैग कर रही है, 5 फेज से लैग कर रही है। तो उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं ए cos ओमेगा टी, जो फेज है उसमें हमने -5 घटा दिया। ठीक है, तो इस तरह से E2 की वैल्यू लिख दी। अब क्या है, तीसरा लिखना है E3। तो E3 कैसे लिखेंगे, E3 की वैल्यू क्या होगी, देखिए A1 और A2 के बीच में हमने फेज डिफरेंस कैलकुलेट किया फाई। जो A1 से रेज निकल रही है, जो A2 से रेज निकल रही है, दोनों के बीच में कितने का फेज डिफरेंस था, फाई था। ठीक है, अब A2 से A3 के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो भी फाई है। इस तरह से हम कह सकते हैं A1 से A3 के बीच में जो फेज डिफरेंस कितना है, वो होगा A1 से A3 के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 2 फाई हो जाएगा। तो उसके लिए इसलिए A3 की वजह से जो यहाँ पे वेव पहुंच रही है उसका एक्सप्रेशन हो जाएगा ए cos ओमेगा टी माइनस 2 फाई। ठीक, ये हो गया। अब इसी तरह इसका जनरलाइज कर सकते हैं, nth की वजह से क्या हो जाएगा, उसको किस कलर से दिखाएं, इससे। तो En के लिए क्या लिख सकते हैं, nth वेव के लिए, nth पॉइंट से जो निकल रहा है उसके लिए लिख सकते हैं ए cos ओमेगा टी माइनस n माइनस 1 फाई। ठीक, इस तरह से हम देख रहे हैं कि हम लोग क्या कैलकुलेट कर लिए, E1 कैलकुलेट कर लिए ए cos ओमेगा टी, E2 कैलकुलेट कर लिए ए cos ओमेगा टी माइनस फाई, E3 कैलकुलेट कर लिए ए cos ओमेगा टी माइनस 2 फाई, En कैलकुलेट कर लिए ए cos ओमेगा टी माइनस n माइनस 1 फाई। अब हम देख रहे हैं E1 E2 की वैल्यू सब पता चल गई, E1 E2 E3 E4 En। तो हम वहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्बेंस कितना है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, and that will be E is equal to E1 plus E2 plus E3 plus E4 plus in that just as En। सर हम देखते हैं कि एट पॉइंट P नेट इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो क्या हो जाएगी, E is equal to E1 plus E2 plus E3 plus डैश 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 En। और E1 को हमने अभी कैलकुलेट किया कि E1 मान लीजिए किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ए cos ओमेगा टी। E2 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ए cos
ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक, E3 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ए कास ओमेगा टी माइनस टू फाइव। और डैश 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 En को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ए कास ओमेगा टी माइनस एन माइनस वन, ठीक, फाइव। ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा रियल फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कैलकुलेशन जो है आसान हो जाता है अगर हम किसी चीज़ को कॉम्प्लेक्स नोटेशन में करें। जैसे E1 है, E1 को हमने लिखा है कैसे, ए कॉस ओमेगा टी। अगर इसको हमको कॉम्प्लेक्स नोटेशन में लिखना पड़ेगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, E1 ए ई टू पावर आई ओमेगा टी। अब होता क्या है कि जैसे अब इसका ऐसे करेंगे, E1 को पहले कॉम्प्लेक्स नोटेशन में लिखेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, इनका रियल पार्ट लेंगे, जो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन आएगा। जैसे एक कैलकुलेशन करने के लिए हम E1 प्लस E2 जो सम करना है वो हम कॉम्प्लेक्स नोटेशन में करेंगे और उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, इसका जो है रियल पार्ट ले लेंगे। तो ऐसे E2 को कैसे लिख सकते हैं इन कॉम्प्लेक्स नोटेशन, ए ई टू पावर आई ओमेगा टी माइनस फाइव। E3 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ए ई टू पावर आई ओमेगा टी माइनस टू फाइव, ठीक है। और डैश 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 En को कैसे लिख सकते हैं, ए ई टू पावर आई ओमेगा टी माइनस एन माइनस वन फाइव, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, इसको कॉम्प्लेक्स नोटेशन में लिख दिया। ओके, अब देखिए, अब हमारा जो कॉम्प्लेक्स नोटेशन में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्बेंस क्या हो जाएगा, E इक्वल टू E1 प्लस E2, सारे कॉम्प्लेक्स नोटेशन वाला टर्म यूज करेंगे, E3 डैश 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 En। अब हम इसे सम करना है तो क्या करेंगे, बस इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमको क्या चाहिए, फाइनली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो फाइनल आएगा ना लास्ट में हम क्या करेंगे, इसका रियल पार्ट ले लेंगे। जैसे ई टू पावर आई ओमेगा टी है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नोटेशन में हमने लिखा है E1 की वैल्यू। अगर इसका रियल रियल पार्ट ऑफ E1 करें तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ए कास ओमेगा टी ही आएगा। इसलिए जो हमारा फाइनल कैलकुलेशन आएगा उसमें हम क्या कर लेंगे, इसका रियल पार्ट एक्सट्रैक्ट अलग कर लेंगे, वही हमारा उसी को हम लोग फाइनली एनालिसिस करेंगे, ठीक है, उसी को एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी के कैलकुलेशन के लिए हम कॉम्प्लेक्स नोटेशन का यूज कर रहे हैं। तो ई निकालना है तो उसकी जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ रखिए सब्स्टिट्यूट करिए। E1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए ई टू पावर आई ओमेगा टी प्लस दूसरा टर्म हो जाएगा ए ई टू पावर आई ओमेगा टी माइनस फाइव। तीसरा टर्म हो जाएगा हमारा ए ई टू पावर आई ओमेगा टी माइनस टू फाइव, ठीक, प्लस डैश 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 एन टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ए ई टू पावर आई ओमेगा टी माइनस एन माइनस वन फाइव, ठीक, ये होगा हमारा nth टर्म। अब इसको सम करना तो क्या होगा, देखिए सम में क्या कॉमन है, सम में ए ई टू पावर आई ओमेगा टी कॉमन है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा, ए ई टू पावर आई ओमेगा टी को आप कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा आपको, पहले में वन बचा, दूसरे वाले में आपका बचा ई टू पावर माइनस फाइव आई फाइव, ठीक है। दूसरे वाले में, तीसरे वाले में बचा ए ई टू पावर माइनस टू आई फाइव, ठीक है, प्लस डैश 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 लास्ट वाले में क्या बचा, ई टू पावर माइनस आई, वो बचेगा आपका आई तो रहेगा ही एन माइनस वन फाइव, ठीक है, ये है आपका। अब इसको सम करेंगे, कैसे सम करेंगे, अगर देखिए ध्यान से, तो अगर हम ये मान लें आर इजकल टू ई टू पावर माइनस आई फाइव, ठीक, तो ये किस तरह का सीरीज बन रहा है, ये बन रहा है वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर एन, यही बन रहा है ना। इस तरह से देख रहे हैं, जो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन आ रहा है वो आ रहा है आपका ए ई टू पावर आई ओमेगा टी, ब्रैकेट में आ रहा है वन प्लस ई टू पावर माइनस आई फाइव प्लस ई टू पावर माइनस टू आई फाइव प्लस डैश 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 ई टू पावर माइनस एन माइनस वन फाइव, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आया। अब एक तरह से क्या, एक तरह का जियोमेट्रिकल सीरीज बन रहा है, किस तरह का, वन प्लस आर स्क्वायर
प्लस आर टू द पावर n, इस तरह का सीरीज बन रहा है, जहाँ r क्या है, यहाँ पे r की वैल्यू है e टू पावर माइनस i5। और हम जानते हैं कि इस तरह की जो सीरीज बनती है उसका जो सम होता है वो क्या होता है, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो एक्सप्रेशन हमने स्टेब्लिश किया क्या है, कॉम्प्लेक्स नोटेशन में है। अब जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि हमें जो भी एनालिसिस करनी होगी उसको क्या करना होगा, रियल कंपोनेंट ही लेके कर सकते हैं, ठीक है ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, रियल पोर्शन इसका एक्सट्रैक्ट करेंगे, जिसके लिए हमने दोनों साइड जो है रियल पार्ट का हमें कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर कर लेंगे तो हम रियल पार्ट वाला अगर हम पोर्शन लिखें तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए केवल रियल पोर्शन लिख रहे हैं, इधर का रियल पोर्शन मान लीजिए ई है, इधर का क्या हो जाएगा, ए साइन एन फाइव बाई टू डिवाइडेड बाई साइन फाइव बाई टू। अब इसका रियल पोर्शन क्या हो जाएगा, ये वाले टर्म का ये हो जाएगा आपका कास ओमेगा टी माइनस एन माइनस वन फाइव बाई टू, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आया। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन के लिए एक्सप्रेशन आ रहा है एट पॉइंट पी, किस पॉइंट पे आ रहा है, तो एट पॉइंट पी, जो थीटा एंगल पे जो रेज जा रही थी कहाँ पे मिल रही थी, पॉइंट पी पे, तो वहाँ पे एक्सप्रेशन आ रहा है। यहाँ देखें तो किस टाइप का है, अगर इसको देखिए तो कुछ इस टाइप का, ई इक्वल टू ई जीरो कास ओमेगा टी माइनस डेल टाइप का है। तो अगर देखें तो ये वाला जो टर्म है, ओके, ये वाला ये क्या बता रहा है, आपका फेज बता रहा है, ये है ना, जैसे ये वाला जनरली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन इस तरह का होता है। तो अगर देखें इसके कंपेयर कर देखें, ये वाला जो टर्म बता रहा है क्या, जो हमारा रिजल्टेंट एक्सप्रेशन आया है उसमें ये वाला टर्म जो है फेज को बता रहा है, और ये वाला टर्म फिर क्या बताएगा, ये बताएगा आपका एम्पलीट्यूड को। इस तरह से जो हमारा एम्पलीट्यूड हो जाएगा ई जीरो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पॉइंट पी विल बी इक्वल टू ई जीरो इक्वल टू ए साइन n फाइव बाई टू डिवाइडेड बाई साइन फाइव बाई टू, ये हो जाएगा। हम जानते हैं, अब क्या है, हमने देखा ना कि स्क्रीन पे ये आपकी बहुत सारी रेज जा रही थी, ये कहीं मिली ठीक पॉइंट पी पे, तो रिजल्टेंट फील्ड यहाँ पे ई जीरो आपको मिला है, ठीक है। तो इंटेंसिटी क्या होगा, इंटेंसिटी हमें पता है किसके प्रोपोर्शनल होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी ए डैश ई इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर n फाइव बाई टू डिवाइडेड बाई साइन फाइव बाई टू, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हमारा आया हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ठीक है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन, ठीक है। अभी कैसे वेरी कर रहा है आगे डिस्कस करते हैं। मतलब स्क्रीन पे ये आया क्या, ये आया कि किसी पॉइंट पी पे इंटेंसिटी के लिए जो एक्सप्रेशन आया वो आया आई इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन फाइव बाई टू डिवाइडेड बाई साइन फाइव बाई टू, ठीक। अब इसका वेरिएशन कैसे हो रहा है फाइव के साथ, उसको अगले आगे के पेज में डिस्कस करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन है वो है आपका आई इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन फाइव बाई टू डिवाइडेड बाई साइन फाइव बाई टू, जहाँ पे फाइव क्या है आपका टू पाई बाई लेमडा डेल्टा साइन थीटा, अब बी क्या है एन माइनस वन, तो n माइनस वन डेल्टा, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन हमने किया है ये एज्यूम करके किया था कि जो आपका सोर्स था, ठीक है, जो स्लिट था उसमें जो प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुई थी उसमें कितने नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स थे, A1 A2 डैश 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 AN, बट एक्चुअल में तो कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स फॉर सोर्सेस पॉसिबल हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेस जो है वहां पे पॉसिबल होंगे। बट शुरू में हमने कैलकुलेशन करने के लिए सिर्फ इतना ज्यूम कर लिया था कि देयर आर ओनली n नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज। अब हम लास्ट में क्या करें, जो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया है इसको हम n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n टेंडिंग टू इनफाइनाइट वाला लिमिट लगाएंगे। अब यदि n मतलब नंबर ऑफ सोर्सेज अगर इनफाइनाइट हो तो आपका क्या हो जाएगा, जो स्पेसिंग होगी वो किस, जो स्पेसिंग होगी जैसे A1 और A2 के बीच में जो डिफरेंस है मतलब स्पेसिंग थी वो कितनी हो जाएगी, वो जीरो की तरफ टेंड करेगी। तो ये लिमिटिंग केस हमें
करनी है, मतलब ये लिमिट हमें लगानी है। और ये जब लिमिट लगेगी तो एक कंडीशन और है कि बी जब डेल्टा टेंस टू जीरो होगा तो इसका मतलब नहीं है कि स्लिट विड्थ आपकी जीरो हो गई। जैसे बी आपकी डेल्टा टेंस टू जीरो का मतलब बी नॉट इक्वल टू जीरो, बल्कि क्या हो जाएगा व्हेन n टेंस टू इंफिनिटी और डेल्टा टेंस टू जीरो, तो n डेल्टा टेंस टू बी, क्योंकि स्लिट विड्थ तो चेंज होने वाली है नहीं। अगर डेल्टा एन जो है इंक्रीज करेगा, एन इंक्रीज करेगा इनफाइनाइट वैल्यू पर की तरफ और डेल्टा डिक्रीज करेगी जीरो वैल्यूज तक, तो क्या हो जाएगी तब भी क्या होगा एन डेल्टा टेंस टू बी। तो ये तीन लिमिट हमें लगानी है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को देखिए, हमें क्या चाहिए एन फाइव बाई टू, एन फाइव बाई टू है, ठीक है। तो एन फाइव बाई टू को क्या लिख सकते हैं एन टू पाई बाई लेमडा डेल्टा साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एन फाइव बाई टू को लिख सकते हैं एन टू लेमडा डेल्टा साइन थीटा डिवाइडेड बाई टू होगा, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास एन फाइव बाई टू इज इक्वल टू क्या बचा है एन इंटू डेल्टा डिवाइडेड बाई लेमडा डेल्टा साइन थीटा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब जो हमारा लिमिट वाला केस है तो एन डेल्टा मतलब अगर एन टेंस टू इन्फिनिटी है तो एन फाइव बाई टू की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, वो लिमिटिंग केस रहेंगे एन डेल्टा जीरो नहीं होगी, सॉरी, ठीक है, ये साइन थीटा है तो ये जीरो नहीं होगी, एन डेल्टा की वैल्यू क्या होगी जीरो नहीं होगी, कितनी हो जाएगी बी हो जाएगी। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं एन फाइव बाई टू की जगह पे लिख सकते हैं क्या बी, लिख सकते हैं बी साइन थीटा बाई लेमडा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको मान लीजिए क्या है, यही आपका क्या है, मान लीजिए बीटा, एक नया एन फाइव बाई टू की जगह हम क्या लिख सकते हैं बीटा। कब लिखे हैं बीटा, जब हम लिमिट ले लिए कि एन टेंस टू इनफाइनाइट और डेल्टा टेंस टू जीरो, ठीक है, एन टेंस टू इनफाइनाइट वैल्यूज एंड बीटा टेंस टू बी टेंस टू डेल्टा टेंस टू जीरो, तो उस केस में हम लोग लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई लेमडा। अब जो फाइव बाई टू होगा, फाइव बाई टू होगा वो क्या होगा, फाइव बाई टू होगा वो होगा आपका बी साइन थीटा बाई एन, जैसे ऊपर वाले में क्या एन फाइव बाई टू निकल गया हमारा, ये काम तो हो गया हमारा। अब हमें नीचे वाले के लिए क्या चाहिए फाइव बाई टू, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फाइव बाई टू को लिख सकते हैं बी साइन थीटा बाई बी साइन थीटा लेमडा बाई एन, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब हमको मालूम है बी साइन थीटा बाई लेमडा क्या है आपका बीटा है, बीटा बाई एन क्या होगा बीटा बाई एन बहुत ही स्मॉल होगा, ठीक है, यही होगा ना, बी साइन थीटा बाई लेमडा को हमने बीटा एज्यूम किया है, एन क्या है बहुत लार्ज है, इसका मतलब फाइव बाई टू क्या होगा बहुत ही स्मॉल होगा। इसका मतलब है हम लोग एक अप्रोक्सीमेशन लिख सकते हैं कि साइन फाइव फाइव बाई टू इज नियरली इक्वल टू फाइव बाई टू, तो फाइव बाई टू की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी बीटा बाई एन, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे इस इक्वेशन में जो ऊपर था यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ये वालेट यूज करना है ब्लू वाला। तो यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर है ही है, साइन स्क्वायर एन फाइव बाई टू की जगह हम क्या लिख सकते हैं एन फाइव बाई टू की जगह हम बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो बीटा जहाँ बीटा क्या है आपका बी साइन थीटा बाई लेमडा है, तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या साइन फाइव बाई टू को जो हम क्या लिख सकते हैं फाइव बाई टू, उसको जब हम लिख सकते हैं बीटा बाई एन, स्क्वायर में है ये भी, सॉरी ये स्क्वायर था, तो ये लिख सकते हैं हम लोग बीटा स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, एन स्क्वायर कहाँ चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या है ये आपका एम्पलीट्यूड था, ठीक, ये एम्पलीट्यूड था एक वेव का, तो यानी क्या हो जाएगा एनएस वेव का एम्पलीट्यूड होगा तो इसको हम लोग लिख लीजिए कैपिटल ए, मतलब फाइनल एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो आएगी वो हो जाएगी ए। तो अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन मिला वो क्या मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको आई इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर। पर दोबारा से इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, क्या था हमारा इंटेंसिटी वाला टर्म आई इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, आई इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन फाइव बाई टू डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर फाइव बाई टू। हमने पिछले एनालिसिस से हमने क्या लिखा है एन फाइव बाई टू को हमने एज्यूम कर लिया बीटा, वह बीटा क्या था बीटा था आपका पाई बाई लेमडा बी साइन थीटा, क्लियर, कोई डाउट नहीं। इस हिसाब से फाइव बाई टू को हम लोग लिख सकते हैं, मतलब साइन फाइव बाई टू को लिखा हमने क्या
क्योंकि 5/2 क्या है, बहुत स्मॉल होगा, वो हो जाएगा 5/2। 5/2 को हम लोग लिख सकते हैं बीटा बाई एन, ठीक है, बीटा बाई एन लिख सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो आ जाएगा कि आई इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, आई इक्वल टू ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाई, नीचे क्या हो जाएगा, बीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। ये एन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं आई इक्वल टू एन स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ए क्या था, किसी एक वेव का एम्पलीट्यूड था E1 का। अब देयर आर n नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेस माने थे, तो क्या लिख सकते हैं, n वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ए n टाइम्स ए, ठीक है, मतलब n वेव की वजह से क्या n ए क्या n टाइम्स हो रहा है, लेकिन n इनफाइनाइट हो रहा है तो बट ये n क्या होगा, जीरो तो नहीं होगा, मान लीजिए कोई और अदर कांस्टेंट हो जाएगा n इक्वल टू ए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू ए साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर, यहाँ देखिए स्क्वायर छुटा हुआ है, इसको, ये हमारा फाइनल इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक्सप्रेशन है, आई इक्वल टू ए साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर, वेयर बीटा क्या है, बीटा है आपका पाई बाई लेमडा बी साइन थीटा, और फेज डिफरेंस फाई क्या है, फेज डिफरेंस फाई क्या है आपका 2 पाई बाई लेमडा बी साइन थीटा। तो ये हमारा, अब इन तीनों इक्वेशन का यूज करके हम आगे की स्टडी करेंगे। आइए, जो हमारा रिजल्टेंट एक्सप्रेशन आया है जो कि आई इक्वल टू ए साइन बीटा साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर था, इसका यूज करके मैक्सिमा मिनिमा की पोजीशंस निकालते हैं, मतलब किस किस एंगल पे हमें मैक्सिमम मिलेगा और किस किस एंगल पे मिनिमम मिलेगा। यहाँ पे जो बीटा था वो क्या था आपका, बीटा इक्वल टू पाई बाई लेमडा बी साइन थीटा, बीटा था पाई बाई लेमडा बी साइन थीटा। अब पहला केस कंसीडर कीजिए, जैसे आपका था ना ऐसे, तो बहुत सारी यहाँ लेंस लगाया था हमने, तो बहुत सारी रेस जो है थीटा इक्वल टू जीरो पे ओरिजिनेट हुई थी, ठीक है, जो थीटा इक्वल टू जीरो पे ओरिजिनेट हुई थी वो जाके स्क्रीन पे सेंटर पे मीट की थी एट पॉइंट पी, तो थीटा इक्वल टू जीरो पे जो ओरिजिनेट हुई थी उस केस में बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अब हम लोग जानते हैं कि बीटा की वैल्यू जीरो है तो साइन बीटा बाई बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो पहले केस में, केस नंबर 1, जब बीटा की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो साइन बीटा बाई बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब हम लिमिट लेते हैं जीरो बाई जीरो का फॉर्म होगा, उसकी वैल्यू हम क्या आता है, 1 आती है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए इंटेंसिटी है किसकी, सेंट्रल मैक्सिमम की, ठीक है, ये इंटेंसिटी है सेंट्रल मैक्सिमम की। जैसे हम देखते हैं ना सेंटर में सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी आती है, तो कब आती है, जब थीटा इक्वल टू जीरो पे आती है, क्योंकि जब से मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिल रही है, कितनी होगी, ए होगी, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिल रही है, थीटा इक्वल टू जीरो एंगल पे मिल रही है, ठीक। अब केस नंबर 2 कंसीडर कीजिए, इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी, इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी, जब साइन बीटा की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, बट बीटा की वैल्यू क्या हो, नॉन जीरो हो, तभी तो इंटेंसिटी मिनिमम होगी, साइन बीटा की वैल्यू जीरो हो अब बीटा की वैल्यू नॉन जीरो, तो कब हो सकता है, जब साइन बीटा इक्वल टू क्या हो, साइन यम पाई वेयर यम इज नॉट इक्वल टू जीरो बट यम इक्वल टू 1 2 3, ये सब नंबर एज्यूम कर सकता है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बीटा इक्वल टू क्या है आपका, यम पाई क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ डिफ्रैक्शन मिनिमम, जो मिनिमा मिल रहा है उसका डायरेक्शन इससे हम लोग निकाल सकते हैं, तो बीटा इक्वल टू एम पाई, बीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाई लेमडा बी साइन थीटा, ये किसके बराबर है, एम पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो जो बी साइन थीटा इज इक्वल टू यम लेमडा क्या दे रहा है आपका, ये किसका डायरेक्शन दे रहा है, डायरेक्शन ऑफ मिनिमा, ये क्या बता रहा है, मिनिमा का डायरेक्शन दे रहा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स
यम लेमडा बाई बी। ये हमारा बता रहा है डायरेक्शन ऑफ मिनिमास। तो हमें लेमडा बाई बी है ना, ठीक। ये हमें बता रहा है कि जो हमें मिनिमास मिलेंगी वो कहाँ कहाँ मिलेंगी, लेमडा बाई बी पे मिलेंगी, 2 लेमडा बाई बी पे मिलेंगी, 3 लेमडा बाई बी, ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जो हमारा ये पैटर्न मिलता है, तो जो ये मिनिमास मिल रहे हैं ये कब मिल रही हैं, किस किस एंगल पे, लेमडा बाई बी, 2 लेमडा बाई बी, 3 लेमडा बाई बी, ऐसे ऐसे मिलेंगे। इस तरह से हमने सेंट्रल मैक्सिमम का एंगल निकाला। कब मिलेगा सेंट्रल मैक्सिमम, तब मिलेगा जब थीटा, जो रेस थीटा इक्वल टू 0 पे ओरिजिनेट होंगी, ठीक है, थीटा इक्वल टू 0 पे जो ओरिजिनेट होंगे वहां पे सेंट्रल मैक्सिमम होगा। बट अगर थीटा की वैल्यू ऐसी है कि साइन इनवर्स एम लेमडा बाई बी टाइप का है, एम इक्वल टू 1 2 3 समथिंग, तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, मिनिमा। ठीक है, अभी तक जो भी एनालिसिस किया हमने, सेंट्रल मैक्सिमम की एंगल को फाइंड आउट किया, किस एंगल पे सेंट्रल मैक्सिमम मिलेगा, फिर मिनिमास किस एंगल्स पे मिलेंगे, इसको देखा। ठीक है, तो ये देखा कि हमारा थीटा इक्वल टू 0 पे सेंट्रल मैक्सिमम मिल रहा है। ठीक है, ये आपका कब दे रहा है, सेंट्रल मैक्सिमम दे रहा है, थीटा इक्वल टू 0, जस्ट अभी पिछले स्लाइड्स में हमने देखा। और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स यम लेमडा बाई बी, वेयर एम इक्वल टू क्या था, 1 2 3 समथिंग। ये क्या दे रहा है, मिनिमा का डायरेक्शन दे रहा है। मिनिमा कौन, ये मिनिमास, ठीक, ये सब मिनिमास, इनकी डायरेक्शन दे रहा है इस साइड में भी। ठीक है, लेकिन अब हमें, हमारा इंटरेस्ट क्या है, ये जो सेकेंडरी मैक्सिमाज है, ठीक है, ये जो सेकेंडरी मैक्सिमाज है इनका क्या डायरेक्शन है, और क्यों इसका इंटेंसिटी आगे डिक्रीज कर रहा है, थोड़ा इसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। तो जो हमारा एक्सप्रेशन है उसी को ध्यान से देखिए। आई इक्वल टू क्या है, आई ए साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर। अगर बीटा नॉन जीरो है, ठीक, जो भी वैल्यूज है बीटा की, अगर साइन बीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है, साइन बीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो आपको क्या मिलेगा वहां पे, मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है, तो उसके लिए क्या होगा, बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा की वैल्यू होनी चाहिए 2n+1 पाई बाई 2, तभी साइन बीटा की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, मान लीजिए 1 होगी। तो बीटा, अब बीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई लेमडा बी साइन थीटा। हम लोग को पता है ना बीटा की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई लेमडा बी साइन थीटा। हम लोग लिख सकते हैं 2n+1 पाई बाई 2। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, बी साइन थीटा इजिकल टू क्या बचा, 2n+1 लेमडा बाई 2। ये एक्सप्रेशन आया। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है डायरेक्शन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमास। ठीक है, जो सेंट्रल मैक्सिमास थे उसका जो डायरेक्शन ऑफ जो सेंट्रल मैक्सिमा थी उसकी क्या थी, इंटेंसिटीज मैक्सिमम थी, सेंट्रल मैक्सिमम थी, उसके आगे के जो मैक्सिमाज हैं, डायरेक्शन ऑफ अदर मैक्सिमा जो होगी, डायरेक्शन ऑफ अदर मैक्सिमा, वो कब मिलेगा, वो बी साइन थीटा इक्वल टू 2n+1 लेमडा बाई 2 इक्वेशन से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3 समथिंग। अब देखिए सबसे ज्यादा इंटेंसिटी आई क्या है, आई इक्वल टू है। ठीक है, अब I1 क्या होगी, मानी फर्स्ट वाले की बात करें तो I1 कब होगी, जब n की वैल्यू क्या हो, 0 हो। जब n की वैल्यू 0 होगी तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 2, तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, a पाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगी। इसी तरह, ठीक है, I2 की इंटेंसिटी कब होगी, जब n की वैल्यू क्या हो, n, ये तो n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग है, n इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग ये पीक होगी। तो I2 कब हो जाएगी, I2 की वैल्यू हो जाएगी n इक्वल टू 2 की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 0 रखा नहीं, सॉरी, n इक्वल टू ये 0 के लिए था, ये किसके लिए है, n इक्वल टू 1 के लिए। तो n इक्वल टू 0 पे हमें क्या मिला, बीटा इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक, तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट किए तो हमें I1 मिल गया a पाई स्क्वायर बाई 4। ऐसे ही I2 यहाँ किसके लिए है, n इक्वल टू 1 के लिए है। ठीक है, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 2। इस तरह से I2 जो आ जाएगा इस एक्सप्रेशन का यूज करके क्या आ जाएगा, 3 पाई स्क्वायर बाई 4, 3 3 जा 9 हो जाएगा ना, 3 3 जा 5 9 स्क्वायर बाई 4। इसी तरह से आगे के कैलकुलेट कर सकते हैं, I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a
4 का स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 4, ठीक है। 3 का स्क्वायर 16। अब इसका रेशियो लें हम तो क्या मिलेगा, I1 रेशियो I2 रेशियो I3, तो क्या आ जाएगा, जो कॉमन पॉइंट्स हो गायब हो जाएंगे, क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा 1/1 रेशियो 1/3 का स्क्वायर रेशियो 1/4 का स्क्वायर रेशियो डॉट 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 1/n स्क्वायर। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे I1 I2 I3 आगे के मैक्सिमा जाते हैं, अदर मैक्सिमा में हायर ऑर्डर्स में जाते हैं, तो उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज करती जाती है। क्लियर है ना। मतलब हमने क्या क्या किया, अभी एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये हमारा था एक्सप्रेशन, ठीक, ये हमारा एक्सप्रेशन था इंटेंसिटी के लिए। अब इंटेंसिटी कब मैक्सिमम होगी, जब साइन बीटा की वैल्यू क्या हो, 1 हो। सेंट्रल मैक्सिमम की तो अलग बात थी कि जब 0/0 का फॉर्म आया तो हो गया था, बस अदर के लिए क्या है, इंटेंसिटी कब मैक्सिमम होगी, जब साइन बीटा की वैल्यू क्या हो, 1 हो, और बीटा की वैल्यू क्या हो, नॉन जीरो हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है। तो जब बीटा की वैल्यू 1 हो, साइन बीटा की वैल्यू 1 हो, कब होगा, जब बीटा की वैल्यू क्या हो, 2n+1 पाई/2 हो, ताकि साइन बीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 1, ताकि हमें क्या है, एक्सप्रेशन मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है। और यहाँ से हमने निकाला कि b sin थीटा इक्वल टू 2n+1 λ/2, ये कंडीशन ये बता रहा है किस एंगल पे हमें ये सब मैक्सिमा मिलेंगी, जो अदर मैक्सिमा का फर्स्ट ऑर्डर अदर मैक्सिमा मिल रही है वो किस एंगल पे मिलेंगी, सेकेंड ऑर्डर अदर मैक्सिमा किस एंगल पे मिलेंगी, ऐसे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इंटेंसिटी कितनी मान की हो रही है इसकी और इसकी। तो जब सेंट्रल मैक्सिमम की इंटेंसिटी जो मिल रही है कितनी मिली है, I=A मिल रही है। जो फर्स्ट मैक्सिमम की इंटेंसिटी कब मिलेगी, जब n की वैल्यू क्या हो, 0 हो। जब n की वैल्यू 0 रखते हैं तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई/2। जब पाई/2 इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमें मिला क्या, I=A पाई²/4। अब जो दूसरा वाला है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, I2, ठीक है। I2 की इंटेंसिटी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, I2 की इंटेंसिटी हो जाएगी, कैसे दी जाएगी, जब n की वैल्यू क्या हो, 1 हो। n की वैल्यू 1 होगा तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 पाई/2 हो जाएगी। तो I2 हो जाएगा हमारा A 9² पाई²/4। इसी तरह हम लोग I3 निकाल सकते हैं, तो हमारे पास I3 क्या हो जाएगा, A 4² पाई डिवाइडेड बाई पाई², A डिवाइडेड बाई 4² पाई²/4। अब इसका जब हम रेशियो लेते हैं I1 I2 I3 तो हमें मिलता है 1:1/3 का स्क्वायर रेशियो 1/4 का स्क्वायर रेशियो डॉट 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 1/n स्क्वायर। इस तरह से हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर में क्या है, हायर ऑर्डर में डिनोमिनेटर में वैल्यूज इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब हायर ऑर्डर की जो पीक होगी वो डिक्रीज करती है, ठीक है। तो इस तरह से क्लियर होगा कि जो हमारा इस तरह का जो हमने एक्सप्रेशन इस्टेब्लिश किया है, ये क्लियरली बताता है कि क्यों हमें सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है, क्यों मिनिमा मिलता है, क्यों जो अदर मैक्सिमाज मिलते हैं उसकी इंटेंसिटी दोनों साइड में प्रोग्रेसिवली डिक्रीज क्यों करती है। क्लियर। बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।